जय हिंद। आज हम प्रारंभ करेंगे जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी के पिताजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। यानी कि आज हम लोग प्रारंभ करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान। तो सजीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे मानते हैं? अरस्तु मानते हैं। उन देखिए, प्रारंभ में सिर्फ जीव जंतु को ही सजीव माना जाता है, लेकिन क्या ऐसा सही है कहना? क्या पेड़ पौधे जीवित नहीं है? तो इसको सिद्ध किया भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया? एक क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाया और उस क्रेस्कोग्राफ मशीन के सहायता से बताया कि नहीं, मानव यानी कि जीव जंतु के साथ साथ आपके जो पेड़ पौधे भी होते हैं वह भी जीवित होते हैं। तो क्या किया गया? अध्ययन की सुविधा के लिए आपका जो बायोलॉजी है उसको दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया। वो कौन कौन से भाग है? एक को हम लोगों ने कहा जूलॉजी और एक को हम लोगों ने कहा बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जीव जंतुओं का, और बॉटनी में अध्ययन करेंगे हम लोग पेड़ पौधे का। यानी कि एक को कहेंगे जूलॉजी और एक को कहेंगे बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जीव जंतु यानी कि एनिमल का। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पौधों का। अब जियोलॉजी क्या होता है भैया? तो जिसके अंदर लोकोमोशन यानी कि जो हिल डुल सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीव जंतु बोलेंगे। जबकि बॉटनी में क्या होगा? ये हिल डुल नहीं सकते, मतलब ये अपना गति प्रारंभ नहीं कर सकते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये नहीं जा सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी यानी कि पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सर? भैया उन सबके हाइट में वृद्धि होता है, बल्कि वो अपना गति थोड़ी ना करते हैं सब, उन सबके हाइट में वृद्धि होता है। जबकि जो जीव जंतु होता है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो जियोलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे और बॉटनी में पेड़ पौधे का। हम सब जीव जंतु हैं कि नहीं भैया? बात अलग है कि किसी को सिर करने पर वो खुश हो जाता है। देखिए, हम सब क्या हैं भैया? जीव जंतु है। देखिए, बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। लेकिन प्रारंभ में बायोलॉजी को ही जूलॉजी माना जाता था। तो भैया इसके भी जनक तो अरस्तु ही होंगे ना। तो बायोलॉजी के जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहेंगे? अरस्तु। और जूलॉजी के भी जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे, अरस्तु। लेकिन बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहेंगे बॉटनी के जनक? तो थियोफ्रेस्टस को हम बॉटनी के जनक कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। तो कितने भागों में बांट दिया? जूलॉजी और बॉटनी में। हम लोग बायोलॉजी कहीं से ही प्रारंभ कर सकते हैं। मन करेगा तो जूलॉजी से पढ़ेंगे, मन करेगा तो बॉटनी से पढ़ेंगे। जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीव जंतुओं का। और बॉटनी में किस चीज का अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधे का। तो भैया हम लोग जियोलॉजी से प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि जीव विज्ञान से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, जंतु विज्ञान से। किसी को कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम पूछेंगे कि हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भैया आप लोग कहेंगे कोशिका होती है। एकदम गलत है। जो हम लोग का कोशिका होता है, शरीर का सबसे छोटी वह इकाई होता है जो अपने कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। इससे छोटा आपका डीएनए लाख गुना छोटा है। यानी कि कोशिका क्या होती है? एक कंप्लीट यूनिट होती है जो अपने लिए ऊर्जा बना सकती है, अपने लिए जल संग्रह कर सकती है, अपने जैसे नई कोशिका निर्माण कर सकती है। यानी कि क्या जो कोशिका होती है शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है? नहीं भैया, सबसे छोटी इकाई वह इकाई होती है जो अपने प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होती है। यानी कि हम लोग कोशिका का अध्ययन करेंगे। किस चीज का अध्ययन? यानी कि कोशिका यानी कि सेल का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। लेकिन बायोलॉजी में से क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलेंगे? साइटो। यानी कि कोशिका को क्या बोलते हैं आपका बायोलॉजी में? साइटो। तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम? साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? साइटोलॉजी। इसे हिंदी में कोशिका, अंग्रेजी में सेल के नाम से जानते हैं। अब चला जाए कोशिका का अध्ययन करने। देखिए, जिस प्रकार आपका जो घर कैसे बनता है भैया? तो छोट छोट ईंट मिला देंगे तो क्या बनेगा? छोट आप ईंट मिला देंगे तो क्या बनेगा भैया? दीवार बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? दीवार बनेगा। फिर दीवार को मिला देंगे तो क्या बनेगा भैया? आपका कमरा बनेगा। क्या बनेगा? कमरा। और कई ठो कमरा मिला देंगे तो एक कंप्लीट क्या बनेगा? घर बनेगा। यानी कि जब तक घर नहीं बनेगा तब तक सुव्यवस्थित होगा आपका? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हमारा शरीर का सबसे कंप्लीट यूनिट क्या होती है भैया? कोशिका यानी कि सेल होती है। क्या होती है? कोशिका यानी कि सेल। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं भैया? उत्तक यानी कि टिश्यू बनाते हैं। उत्तक बन जाएगा। क्या बनेगा? उत्तक। यानी कि उत्तक बनाने के लिए हमें एक जैसे कोशिकाओं का होना जरूरी है। जिस प्रकार हमें दीवार बनाने के लिए एक कंप्लीट यानी कि एक सीरीज में ईंट जोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार हम लोग को उत्तक बनाने के लिए एक जैसी कोशिकाओं का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमने एक ईंट को यहाँ पर जोड़ दिया, एक ईंट यहाँ पर जोड़ दिया, एक ईंट यहाँ पर, क्या दीवार बन पाएगा? कभी दीवार नहीं बन पाएगा। यानी कि दीवार बनाने के लिए एक जैसे ईंट को जोड़ना एकदम जरूरी है। उसी प्रकार उत्तक को बनाने के लिए हमें एक प्रकार की कोशिका होना एकदम जरूरी होता है। तो दीवार बन गया। दीवार, बहुत सारे दीवार मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक कमरा बनेगा। उसी प्रकार बहुत सारे उत्तक मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग।
क्या बनेगा, अंग बनेगा। और बहुत सारे आपने अंग मिला दिया तो क्या बन गया, आपका कंप्लीट शरीर बन गया। क्या बना, आपका कंप्लीट शरीर बन गया। यानी कि हम लोग का शरीर का सबसे छोटी वह इकाई उत्तक कोशिका कौन सी होती है, हम लोग का शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है जो अपने प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होती है। कोशिका को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बायोलॉजी में इसे क्या बोलते हैं, साइटो। इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे ब्रेन क्या हो जाएगा, न्यूरो। इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजिस्ट, इसके जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि कोशिका का अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया। मरल कोशिका क्या होता है, जीवित कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को कहा हम लोगों ने, साइटोलॉजी कहा। कोशिका का खोज किसने किया, यानी कि कोशिका का खोज किसने किया। तो देखिए जो कोशिका होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। हम छोटी चीज, मान लीजिए कोई छोटी चीज है, उसको निकालेंगे, कोई चीज निकालेंगे, छोटे छोटे हुक से नहीं निकालता, जैसे कान में कुछ फंस जाएगा हुक से नहीं निकालता है। तो कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कैसे याद रखेंगे, कोशिका बड़ा छोटा होता है, छोटी चीज निकालने के लिए हम हुक का प्रयोग करते हैं। तो खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो कैसे याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कितना में, तो 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज कर दिया। लेकिन ये जो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ना, वो मरल कोशिका था। ऐसा कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन फिर आपके आते हैं दूसरा व्यक्ति, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। अब भैया मरल कोशिका के हम क्या करेंगे, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया भैया, जीवित कोशिका। तो उन्होंने खोज किया एंटोनी वान लीवेनहॉग। एंटोनी वान लीवेनहॉग ने जीवित कोशिका की खोज किया था। मरल कोशिका का खोज किसने किया, हुक। कुछ चीज को निकालना, हुक का प्रयोग करते हैं। जीवित कोशिका खोज किसने किया, एंटोनी वान लीवेनहॉग ने जीवित कोशिका की खोज कर दिया। अब भैया ये पगला गए सब, उस समय का मानव पगला के गिरे, ये तो दोनों खोज करके चले गए सब। हम मनुष्य कंफ्यूजिंग में हो गया। अब आप वही सोचिए ना, अब कोई व्यक्ति आ रहा है और किसी चीज के बारे में बता रहा है, जैसे बता रहा है कि ये मार्कर है, ये नहीं बता रहा है कि इसका यूज क्या करना है, कहाँ लिखाता कैसे है, क्या क्या इसका यूज है। अब गड़बड़ा गया। तो उस समय के इन दोनों ने क्या किया, कोशिका खोज करके चले गए। अब भैया लोगों ने कहा कि इसका करना क्या है। तो इसके बाद आप कहते हैं स्लाइडन एवं स्वान। तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया भैया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका से हमारा शरीर का निर्माण किया जाता है। तो आपका कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान ने। और उसने बताया कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होती है जो अपने प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होती है। यानी कि कोशिका को हम लोगों ने ओवरऑल में देख लिया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सा होती है। यानी कि सबसे बड़ा कोशिका देख लीजिए, सबसे बड़का कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। एक आपका सबसे बड़ा ओवरऑल इनवर्स में हो जाएगा पूरे, और एक आपका हो जाएगा मनुष्य में। तो पहले हम लोग ओवरऑल पूरे इनवर्स में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओवरऑल इनवर्स में, वो आपका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा, शुतुरमुर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑट्री बोलते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नारियल देखें डाब, उसको आप उज्जर रंग में रंग दीजिए, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। आप शुतुरमुर्ग के अंडा को जब फोड़ेंगे ना, तो उसका जो पानी रहेगा वो बही जाएगा और बीच वाला इसे बैठा रहेगा। काहे कि बड़ा बड़ा कोशिका से मिलकर बना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा। यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अब मनुष्य में, ये तो भैया पूरा ओवरऑल इनवर्स में हो गया। अब मनुष्य में देख लिया जाए, तो मनुष्य में कैसे देखेंगे इसको समझिए। मनुष्य में हम लोग कैसे देखेंगे, तो ओवरऑल पूरे इनवर्स में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। अब मनुष्य में देख लीजिए, तो मानव में, हम सब मानव के श्रेणी में आते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो मानव में, स्त्री में देखिए, तो सबसे बड़ा आपका क्या पाया जाता है, सबसे बड़ा आपका पाया जाता है ओवम। क्या होता है, ओवम। इसका डेट होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा निकाल दिया जाता है। इसको हम आगे समझेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन समझेंगे तब। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या होता है भैया, सबसे छोटा का स्पर्म होता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म। यानी कि सबसे बड़ा ओवम और सबसे छोटा स्पर्म होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। इसको बोलते हैं हम अंडाणु और इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु। अब देखिए
अब मान लीजिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा में बहुत सारे अंतर है, और एक आपका आता है सबसे लंबी कोशिका। जैसे मान लीजिए आप कुतुब मीनार को देख लीजिए, वो ना छोटा है ना बड़ा है, वो क्या है, लंबा है। तो लंबा कोशिका भी होगी कि नहीं होगी? तो सबसे लंबा कोशिका कहाँ पाया जाता है? एक आपका पाया जाता है लंबा कोशिका, वो आपका पाया जाता है ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में, न्यूरॉन में। किसमें? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सबसे लंबा होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरे इनवर्स में देख लिया। सबसे बड़ा क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ा ओवम यानी कि अंडाणु, सबसे छोटा स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और सबसे लंबा आपका ब्रेन की कोशिकाएं होती है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब समझते हैं कोशिका का विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहाँ पर ज्यादा होता है और कहाँ पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर। मान लीजिए कौन चाकू मार दिया ना, ले जाकर निकलवा लीजिए, सही हो जाएगा। लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन किन किन प्रक्रियाओं से होता है इसको हम अभी कोशिका में समझेंगे। अब कोशिका का अंग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम, उसमें हम लोग समझेंगे लोग कि कैसे कैसे इसका विभाजन होता है। तो आपका जो सेल डिवीजन होता है यानी कि कोशिका विभाजन, क्या चीज? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है भैया? लीवर में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन आपका लीवर यानी कि यकृत में होगा। किस में होगा? यकृत यानी कि लीवर में। यदि आप मान लीजिए कौन छोटा चाकू मारने आ रहा ना, फई थमा दीजिए, ले भैया मार लो, मार देगा ना, ले जाकर उसको निकलवा लीजिएगा, सही हो जाएगा लीवर में। क्यों? कोशिका विभाजन बहुत तेजी से वहां पर होता है। और कहाँ पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा ब्रेन में। कहाँ पर? ब्रेन में। ब्रेन में आपका कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म के बाद वो कौन सा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? तो आपका हो जाएगा ब्रेन में। इसीलिए ब्रेन पर अगर कोनो हुमस के मार दिया ना, आप मर जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, टूट गया, मर गए। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये ब्रेन थोड़ी ना है, ये चमड़ा है, इसको नकोट लेंगे, फिर आपका क्या निकलेगा? मांस निकलेगा थोड़ा सा, फिर आपका हड्डी निकलेगा, फिर इसमें से मेनिंजाइटिस झिल्ली निकलेगा। इसे तभी ना मेनिंजाइटिस रोग होता है। उस पर अगर हुमच दिए तो आपका अंदर क्या होता है? भेजा यानी कि इसमें आपका न्यूरॉन होता है, वो अगर डैमेज हो गया तो आपको तुरंत ब्रेन हेमरेज होगा और आप मर जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसमें आपका सेल विभाजन नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सेल विभाजन कैसे, कहाँ पर ज्यादा होता है? लीवर में। कहाँ पर नहीं होता है? तो आपके ब्रेन में। यानी कि होता है आपका सेल विभाजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जूलॉजी, बॉटनी। समझे नहीं? जूलॉजी में हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को देख लिया। अब हम समझते हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में, कि इसमें कौन कौन सा अंग पाए जाते हैं, कैसे कैसे। इसको आप ध्यान से समझिएगा। सेल आपका कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से उनका काम क्या होता है, कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, यह रहा आपका कोशिका यानी कि सेल। मान लीजिए आपका हो जाएगा कोशिका का फोटो, सेल का फोटो हो जाएगा। ये जो सेल होता है इसमें बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का आप कुछ झिल्ली में बंद करेंगे कि नहीं बंद करेंगे? आखिर बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना पड़ेगा? तो क्या किया गया? इन कोशिका के बाहर एक झिल्ली लगा दिया गया। झिल्ली को बायोलॉजी में मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये क्या है भैया? सेल है। यानी कि सेल के बाहर झिल्ली लगा हुआ है, इसलिए इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह जो झिल्ली होता है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है भैया? प्रोटीन की बनी होती है। क्या सेल मेम्ब्रेन हम लोगों में होगा? एकदम होगा, नहीं तो किसी का माइटोकांड्रिया बह जाएगा कि मेरा माइटोकांड्रिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ऊपर वाला बड़ी होशियार था, देखा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने कोशिका को बचा के आप स्वतः बचा लेंगे, तो उनमें क्या किया जाए? सिंगल लगा दिया जाए। और कुछ ऐसे मतलब जीव थे, प्राणी थे, जो अपने कोशिका का मतलब हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाए? उसमें डबल लगा दिया जाए। आप नहीं देखे हैं? आप यदि चाय वगैरह ला रहे हैं तो उसमें डबल प्लास्टिक लगा दिया जाता ताकि फटे तो दूसरा में गिर जाए। समझ रहे? सेफ्टी देने के लिए। तो कुछ जीवों में इन्होंने सिंगल लगाया और कुछ में डबल लगा दिया। इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दिया। इसे क्या किया? एक और इस पर लेयर चढ़ा दिया। क्या किया? इस पर लेयर चढ़ा दिया। तो इसके अंदर वाला को हम लोगों ने क्या बोला? इसको हम लोगों ने क्या बोला? तो इसको हम लोगों ने बोला सेल मेम्ब्रेन बोला। क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला इसको? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन
इसको हम लोगों ने क्या बोला भैया, सेल वाल। क्या बोला, सेल वाल। क्या बोला, सेल वाल। इसको हम लोगों ने कोशिका भित्ति बोला। क्या बोला, कोशिका भित्ति। यह जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका रीजन समझिए, हम लोग अपने कपड़े से ढक कर अपने कोशिका को बचा सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे देखे हैं आदमी बतियाता रहेगा, पैरवा से मारते रहेगा, अरे चोट्टा होकर छिला रहा है और कोशिका मर रहा है, तो समझ रहे कि नहीं। तो क्या किया जाएगा, पेड़ पौधों में आपका डबल प्लास्टिक दे दिया गया, यानी कि कोशिका भित्ति दे दिया गया। हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली, वो प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इन लोग का सेल वाला प्रोटीन का नहीं बना होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो सेल्यूलोज होता है वो हम लोग नहीं पचा सकते, हम लोग सिर्फ ग्लूकोज को पचा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। हम लोग का जो कपड़ा बना होता है वो किस चीज का बना होता है भैया, सेल्यूलोज का बना होता है। इस सेल्यूलोज का खासियत ये होता है कि इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए राय दिया जाता है कि किचन में जो भी खाना पकाए वो बढ़िया वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र पहनकर ही खाना पकाए। तो हम लोग का कपड़ा हो गया, ये आपका चद्दर हो गया, ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये सब सेल्यूलोज का बना हुआ है। तो क्या हम लोग में कोशिका भित्ति होगा, तो हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग में कोशिका झिल्ली होगा। इसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को आप समझ लीजिए। यह तो था आपका कोशिका। अब कोशिका के एक एक अंग को हम समझते हैं। तो इसमें पहला हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में हम सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज किसने किया, ऑल्टमैन ने किया था। आखिर इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो देखिए हमारे शरीर में मतलब करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं भैया, बहुत कोशिका, आज तो कोई गिनिए नहीं पाया कितनी कोशिकाएं। और हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है भैया। कौन बनाएगा ऊर्जा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, तो फेफड़ा हवा लेता है ना, खाली वो टंकी है वायु का, ओकर लगे ऑक्सीजन के कोनो कमी नहीं है, उनमें से तरह तरह के नस गया है, और नस जाके हर कोशिका क्या करती है, हवा पहुंचाती है। जैसे अब आप छत पे जो टंकी लगा उससे आप पानी पीते हैं, नहीं, उसमें से पाइप आया हुआ है, जगह जगह टोटी लगा, आप छत में से टंकी में से पानी निकाल के थोड़ी ना पीते हैं, अरे भैया वायरिंग किया हुआ है उसमें से ना पानी पीते हैं। तो क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर ऑक्सी शोषण होता है। कौन सा शोषण, ऑक्सी। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पर एक साइकिल चलता है, कौन सा, क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। आखिर इसका क्रेब्स साइकिल क्यों पड़ा, तो इसका जो खोज किया, इसको जो देखा वो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देख लिया, तो अपने नाम पर क्या रख दिया, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। जब हम ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा साइकिल चलेगा, तो यहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो यहाँ पर बनेगा 38 एटीपी। क्या बनेगा, 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 38 एटीपी जब मिलता है तो हमारे एक ग्लूकोज बनता है। कौन सी बनता है, एगो ग्लूकोज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, एक ठो ग्लूकोज बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सी शोषण करता है, 38 एटीपी बनेगा, मिलकर क्या बनेगा, एक ग्लूकोज। हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पावर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका कहते हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बन गया। क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। पता चला ऊर्जा हमारा बन गया। अब मान लीजिए हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत कहाँ है भैया, जुबान और ब्रेन में ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए इसमें कोई धावक दौड़ रहा है, उससे ऊर्जा की जरूरत ज्यादा पैरों में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई महिला किचन में खाना आटा सान रही है, उसको ज्यादा जरूरत हाथ में है। कोई व्यक्ति फाइटिंग कर रहा है, उसका जरूरत ज्यादा हाथ में है। तो भैया ऊर्जा की प्रॉपर जरूरत शरीर में पूरे अंग में थोड़ी ना होती है। भैया इस समय मेरे पैर में एनर्जी की क्या जरूरत है, आखिर किस चीज में जरूरत है, तो मेरे जुबान में जरूरत है। तो इस समय हमको एनर्जी किस में चाहिए, जुबान में। तो आखिर एनर्जी ले कौन जाएगा, तो इसको काम करने का दे दिया गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर ढोता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया, एनर्जी बना दिया। ढोने का काम कौन किया, गोल्जी बॉडी। यानी कि इस समय गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लाके मेरे जुबान और ब्रेन में दे रहा था कि आप क्या कीजिए, पढ़ाइए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो ढोने का काम किसने किया, गोल्जी बॉडी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। फिर आपका आता है अगला वैक्यूल्स।
कौन सी आता है, वैक्यूल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स चक्र चलता है, यहाँ पर 38 एटीपी बनेगा, एक ठो ग्लूकोज बनेगा, एनर्जी हमें मिल जाएगा। अब इस एनर्जी का हमारे शरीर में हर जगह थोड़ी नहीं इस समय जरूरत है भैया, इस समय मेरे पैर में एनर्जी की क्या जरूरत है, एनर्जी का जरूरत जुबान में है, तो उसको ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। ऐसा नहीं ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम नहीं देंगे तुमको, दे देगा, आगे पढ़ाएंगे भी काहे देता है, उसको डर है, लाइसोसोम मार मत दे उसको। फिर आपका आता है वैक्यूल्स। अब मान लीजिए हम लोग के शरीर में कितना % पानी है, यानी कि आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, फिर आपका हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया, गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। यह कौन सा काम करता है, तो यह परिवहन करने का काम करता है। किस चीज का परिवहन, तो आपके ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, एनर्जी ले जाता है, समझ रहे कि नहीं, गोल्जी बॉडी। फिर आपका आता है वैक्यूल्स, इसको हम लोग हिंदी में रसधानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसधानिया। इसको ध्यान से समझिएगा, रसधानिया। हमारा जो शरीर है उसमें 65% क्या है भैया, जल है। हमारे शरीर में कितना वाटर है, तो 65% वाटर हमारे शरीर में है। अब मान लीजिए कोनो 100 किलो का आदमी है, ऐसा नहीं ना है कि छुरी घोपेंगे तो 65 लीटर पानी बह जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे शरीर में जो जल है वो एक पास नहीं है बल्कि बटा हुआ है। क्यों, हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिका हैं, हर कोशिका के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना गोल्जी बॉडी है और अपना वैक्यूल्स भी है। तो जल को संचित रखने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। कौन करता है, वैक्यूल्स। हर वैक्यूल्स क्या करता है, जल को संचित करके अपने पास रख लेता है। यानी कि क्या इधर से चाकू मारेंगे तो पूरा पानी बह जाएगा, नहीं, वैक्यूल्स में है। यानी कि हर कोशिका के पास वैक्यूल्स है और वहां पर पानी है। तो जल को संचित करने का काम कौन करता है भैया, तो वैक्यूल्स यानी कि रसधानिया करता है। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि पेड़ पौधों का वैक्यूल्स बड़ा होगा कि मानव का वैक्यूल्स बड़ा होगा, तो आपका सीधा जवाब होगा कि पेड़ पौधों। क्यों, अरे भैया उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत है। हम लोग का क्या है कि दरियो से घूम के आए, गिलास पानी पी लिए, इधर मार्केट गए जूस पी लिए, कुछ खा लिए, हम लोग को पानी तो मिल रहा है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। पेड़ पौधों को कैसे मिलेगा, वो कहीं जा पाएंगे सब। तो वैक्यूल्स जो होता है वो पेड़ पौधों का बड़ा होता है। पेड़ पौधों का वैक्यूल्स क्या होता है भैया, तो पेड़ पौधों का जो वैक्यूल्स होता है वो आपका बड़ा होता है। कौन दिक्कत, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह होता है, गोल्जी बॉडी ढूंढने का काम करता है, वैक्यूल्स क्या करता है, जल को संचित करके रख लेता है। फिर आपका आता है सेंट्रोसोम। कौन सा आता है, सेंट्रोसोम। जो आपका सेंट्रोसोम होता है यह आपका कोशिका विभाजन करने का काम करता है। अब ये विभाजन समझिए, सेंट्रोसोम से क्या रखेंगे, फोटोकॉपी मशीन है, क्या करता है, तो आपकी कोशिका विभाजन का काम। और हम कहेंगे इसका विभाजन कीजिए, आप क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तोड़ के क्या करेंगे, आधा आधा। लेकिन बायोलॉजी में तोड़ने को विभाजन नहीं कहते हैं, बल्कि इसके जैसा एक और सेम टू सेम बना देना को विभाजन हम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, विभाजन करने का काम करता है। अब ये विभाजन कैसे करेगा, इसको समझिए। मान लीजिए मेरा यहाँ पर कट गया खूब ज्यादा, तो सेंट्रोसोम को पता है कि यहाँ पर मांस बनाना है, तो क्या करेगा, यहाँ के मांस को क्या करेगा, ढक देगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। मेरा मान लीजिए हाथ का हड्डी टूट गया, तो सेंट्रोसोम को पता है कि यहाँ पर क्या बनाना है, हड्डी ही बनाना है, यहाँ पर मांस थोड़ी ना बना देगा। तो कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। तो कोशिका का विभाजन कौन करता है भैया, तो आपका सेंट्रोसोम करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, कोशिका विभाजन, यानी कि एक जैसे कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। मान लीजिए हमारा यहाँ का खूब ज्यादा मोनोमास बोखर ले गया, तो कौन बनाएगा, सेंट्रोसोम। यहाँ पे कोशिका क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी क्या होता है भैया, ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप समझिए, मान लीजिए जैसे हम कहें बुर्ज खलीफा, कौन सी पर रुका है भैया, पिलर पर रुका है। ये मकान देख लीजिए किस चीज पर रुका हुआ है, पिलर पर रुका हुआ है। हम लोग का शरीर कौन सी पर रुका हुआ है, हड्डी पर रुका हुआ है ना। अब बताइए कोशिका कौन से पर रुका हुआ, हड्डी से रुका हुआ है, नहीं। इसको आंतरिक कंकाल कौन देता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक। इसको हम बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं भैया, अंतःप्रदव्य जालिका। इसे हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। इसका काम क्या है भैया, इसका काम क्या है आखिर, तो इसका काम यह है कि कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करे। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल हम कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम निकाल देंगे तो ये दब जाएगा,
जिस प्रकार इस बिल्डिंग से हम पिलर को यदि तोड़ देंगे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। उसी प्रकार यदि इन कोशिका में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम खींच कर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, कोशिका दब के चपला जाएगा, ले माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि कोशिका का आंतरिक कंकाल कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे कि इसका दो टाइप कैसे होता है, यानी कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका दो टाइप होता है। कौन टाइप, दो टाइप होता है। एक पाया जाता है आपका स्मूथ, स्मूथ कौन सा पाया जाता है, एक आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ पर किसका निर्माण होता है, यानी कि मान लीजिए यह रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका सब फोटो दिखाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लीजिए पूरा है तो इसके दो भाग होता है, एक आपका हो जाएगा स्मूथ और एक आपका हो जाएगा रफ। स्मूथ मतलब क्या होता है, एकदम बढ़िया मुलायम, मुलायम क्या होता है, मुलायम। तो स्मूथ वाले पर किस चीज का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। वसा कैसे होता है, एकदम घी, वसा को क्या बोलते हैं, घी, एकदम मुलायम हो जाता है। तो स्मूथ पर किस चीज का निर्माण होगा, तो वसा का निर्माण होगा। स्मूथ पर किस चीज का निर्माण होगा, वसा। जो हम लोग का वसा वगैरह का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, तो स्मूथ वाला पर निर्माण होता है। जबकि रफ वाला पर क्या होगा, या जो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर एक चीज पाया जाता है, उसका हम कहते हैं राइबोसोम। कौन सा चीज पाया जाता है, राइबोसोम। स्मूथ वाला पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ई राइबोसोम क्या करता है, यह जो राइबोसोम वही प्रोटीन निर्माण करने का काम, देख रहे हैं कितना छोटा है लेकिन काम कितना बड़का कर रहा है। प्रोटीन निर्माण करने का काम कौन करता है, तो आपका राइबोसोम करता है। ई राइबोसोम कहाँ पर होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह होता है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, प्रोटीन की फैक्ट्री। मान लीजिए आपका जो राइबोसोम है वो कह रहा है प्रोटीन नहीं बनाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, ढह जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी कि आपका जो राइबोसोम होता है वही प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है। यानी कि आपका हो जाएगा राइबोसोम, क्या हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है भैया, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। इसको ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियस। मान लीजिए न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जैसे मान लीजिए क्लास में खूब ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबको कमांड कौन करेगा, एक टीचर कमांड करता है, आर्मी का, बटालियन का उसका कर्नल करता है। देश को कमांड कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। अब बताइए इस कोशिका को कमांड कौन करेगा, तो इस कोशिका कमांड आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यहाँ पर मत कंफ्यूज है कि रॉबर्ट हुक ने तो आपका कोशिका की खोज कर दिया, तो केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया भैया, केंद्रक का खोज किया। केंद्रक का काम क्या है, इस कोशिका को नियमित एवं नियंत्रित रखना। यह जो आपका न्यूक्लियस होता है वो प्रोटीन का, इसमें 80% भाग कौन सी किस चीज का बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। अब मान लीजिए आपका कंट्रोल करता है, कैसे करता है कोशिका का, पता चला सेंट्रोसोम का काम क्या है भैया, तो आपका सेल डिवीजन करना, सेल को एक जैसा दूसरे सेल को बनाना, यानी कि अपने तरह नया नया सेल को बनाना। पता चला कि सेंट्रोसोम को कोनो कमांड करने वाला है ये नहीं है। पता चला हमारे यहाँ पर कोनो मांस बोखर लिया है कि पता नहीं है क्या बनाना है, यहाँ पर हड्डी बना देगा। आखिर कौन बताएगा यहाँ पर मांस बनाना है, तो बताने का काम आपका न्यूक्लियस करता है। यानी कि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पर हड्डी टूट गया, तो भैया सेंट्रोसोम फोटोकॉपी मशीन है, उसको पता नहीं है क्या बनाना है। अब आप एक मिस्त्री को बुला कर लाइए, उसे ईंटा दे दीजिए, बालू सीमेंट जो भी है सब दे दीजिए, और आप उसको बताइए मत कीजिए बनाना क्या है, वो कुछ जोड़ उड़ के चल जाएगा। समझ रहे, आपका गेटवे बन कर चल जाएगा। उसको पता होना चाहिए ना कि काम यहाँ से करना है। तो इसी प्रकार इस सेंट्रोसोम या अन्य सारी फंक्शन को पता रहना चाहिए कि हमको काम क्या करना है। समझ रहे कि नहीं, तो मान लीजिए मेरा हड्डी टूट गया, सेंट्रोसोम को पता नहीं है क्या बनाना है, पता चला वहाँ मांस भर दिया, ले भैया हो झूल रहा है। समझ रहे कि नहीं, तो इसको कमांड कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते हैं। यहीं पर दिक्कत होता है कोरोना। कोरोना समझिए क्या होता है, जो आपका कोरोना होता है वो कोरोना आके, और जो हम लोग का असली न्यूक्लियस उस अब भैया कोरोना के अंदर भी होगा कि नहीं न्यूक्लियस, अरे होगा कि नहीं होगा, कोरोना के अंदर भी न्यूक्लियस एकदम होगा। तो क्या करता है कोरोना, ओरिजिनल न्यूक्लियस को हटा देगा और
अपना न्यूक्लियस यहाँ पर लगा लेगा। अब सेंट्रोसोम पूछेगा क्या बनाया, कहेगा रुक बता रहे तुमको, तुम मेरे जैसा बनाओ। और सेंट्रोसोम का भैया फोटोकॉपी का मशीन है, लगेगा धाए धाए कोरोना से आपने क्या करेगा, यानी कि कोरोना से जान हम लोगों ने हमारी खुद की कोशिका ने ले लिया, हमें अपना ने लूटा मगर गैरों में कहाँ दम था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हमारे कोरोना से हमारा जान किसने लिया, तो हमारी खुद की कोशिकाओं ने हमारी जान ले लिया। इसीलिए डॉक्टर क्या राय देता है कि आप काढ़ा पीजिए। काहे कि अब काढ़ा पियेंगे ना, ये गठिया में कोरोना चपका रहता है, जब आप काढ़ा पियेंगे तो कोरोना नीचे आएगा और इसमें भयंकर तेजाब पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ये इनको जरा और देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसलिए काढ़ा पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करता है कोरोना, आके इस न्यूक्लियस को हटा देता है और अपना न्यूक्लियस लगा देता है। सेंट्रोसोम पूछता है क्या बनाए, तो कहता है छोटा मेरे जैसा बनाओ ना तू, तो सेंट्रोसोम लगता है कोरोना छापने, यानी कि हमारी जान हमारी खुद की कोशिकाएं ले लेती है। यह रहा आपका न्यूक्लियस। अब मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है इसके पास सिर्फ कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन यह पनिशमेंट पावर इसके पास नहीं है, यह किसी को पनिश नहीं कर सकता। तो मान लीजिए आप किसी बटालियन को दे दे रहे हैं और उसका एक कमांडर बना दे रहे हैं, कमांडर के पास पावर है, क्या पावर है कि उसको कमांड करे, लेकिन उसके पास पनिशमेंट पावर है, ये नहीं तो पावर लेके क्या फायदा है। तो ये जो न्यूक्लियस है सिर्फ इन सबको कमांड कर सकता है, इन सबको पनिशमेंट नहीं कर सकता है। तो पनिश करने का काम कौन करेगा, मान लीजिए सब स्ट्राइक पे बैठ गए सब, ले छोटा हम ऑक्सीजन के शोषण नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन में नहीं पहुंचाएंगे, हम पानी नहीं एकत्रित करेंगे, हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, सब स्ट्राइक पे चले गए सब, हमारी मांग पूरी करो। अब भाई पगला गया, कहेगा रे छोटा बना रे, कहेगा नहीं बनाएंगे, क्या करोगे तुम, समझ रहे कि नहीं बनाएंगे। अब क्या किया जाएगा, अब आता है आपका लाइसोसोम। कौन आता है, लाइसोसोम, बहुत खतरनाक होता है। कौन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये जो आपका लाइसोसोम होता है ना, इसके पास जल अपघट्य एंजाइम होता है, एकदम खतरनाक एंजाइम। मान लीजिए कोनो कोशिका का कोनो अंग काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए सेंट्रोसोम ने कहा कि हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, न्यूक्लियस आएगा कहेगा कि रे भैया काम करो, ये कहेगा हम करवे नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूक्लियस है वो चला जाएगा लाइसोसोम के पास, कहेगा कि देखिए हमारा ये सेंट्रोसोम कर रहा है ना, हम काम में नहीं करेंगे। समझ रहे कि नहीं, और जो माइटोकांड्रिया है ना स्ट्राइक पे चला गया, कह रहा है कि हम ऑक्सी शोषण करवा नहीं करेंगे, लाइसोसोम भी समझाएगा ये माइटोकांड्रिया तुम ऑक्सी शोषण काहे ना कर रहा है, ये कहेगा नहीं हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, कहेगा रुक चोट्टा बता रहे हैं, क्या करेगा अपने अंदर जल अपघट्य एंजाइम निकालेगा, छिड़क देगा, छिड़क के इसको खत्म कर देगा। माइटोकांड्रिया गई लो, माइटोकांड्रिया क्या किया, खत्म कर दिया, क्या किया, जल अपघट्य एंजाइम छिड़क के उसको खत्म कर दिया। अब कहेगा सेंट्रोसोम से तू काम नहीं करेगा, तब सेंट्रोसोम कहने नहीं करेंगे, कहेगा बना नया माइटोकांड्रिया, तो क्या करेगा सेंट्रोसोम फिर नया माइटोकांड्रिया बना देगा। समझ रहे कि नहीं, यानी कि लाइसोसोम के पास क्या पाया जाता है, जल अपघट्य एंजाइम, यानी कि जब कोशिका के अंदर का कोई अंग ठीक तरह से काम नहीं करता तो लाइसोसोम आपका जल अपघट्य एंजाइम छिड़क के उस कोशिका को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी कोशिका काम नहीं कर रही, तो अब क्या किया जाएगा, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और सबको मार देता है। इसीलिए लाइसोसोम को एटम बम के नाम से जानते हैं, या आत्महत्या की थैली से हम कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं भैया, आत्महत्या की थैली, या इसे हम एटम बम के नाम से जानते हैं। क्यों, यदि कोशिका के कोई भी अंग काम नहीं करती है ये तो उस कोशिका के अंग को मार देता है, यदि पूरी कोशिका काम नहीं कर रही है तो खुद फट जाता है और पूरी कोशिका को तबाह कर देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि लाइसोसोम के पास क्या पाया जाता है, जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के पास। अब मान लीजिए इसके पास जल अपघट्य एंजाइम है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जल अपघट्य एंजाइम छिड़कने से पहले ये मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है भैया। समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कोनो बम गिरा दिया, बम सजा कौन देगा, जज साहब देंगे, पता चला जज साहब के गायब कर दो, सजा कौन देगा, समझ रहे कि नहीं। यानी कि अब आता है लाइसोसोम, पता चला कि जल अपघट्य एंजाइम, मान लीजिए सब कोशिका मर गया, जल अपघट्य एंजाइम छिड़कने से पहले लाइसोसोम में मर गया, अब क्या होगा भैया, ले गड़बड़ हो गया। मान लीजिए यहाँ पर खूब खतरनाक कोई मार दिया, हमको टूट गया, यहाँ का लाइसोसोम भी मर गया और जल अपघट्य एंजाइम छिड़क नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाता है। तो आप डॉक्टर से दिखाएंगे ना, तो डॉक्टर क्या कहेगा, यहाँ का सेकैया कीजिए। जब आप यहाँ पर सेकाई करेंगे ना, मान लीजिए मेरा यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का ये मेरा ये वाला एरिया, इस पे कोई मार दिया और लाइसोसोम मेरा क्या हो गया, मर गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा, इसका सेकाई कीजिए। क्यों, क्योंकि आप जब गर्म पानी से इसको सेकेंगे ना तो यहाँ पर सेंसिटिव यानी कि झंझनाहट पैदा होगा। तो अब अगल बगल भी कोशिका, बहुत सारे अगल बगल कोशिका है, लाखों करोड़ों कोशिका है, तो ये सब कहेंगे भैया वहाँ कुछ हो रहा है, नया नया काम, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर जाएंगे सब देखने के लिए, कहेंगे सब ले ये तो मर गया है, कौन सी हुआ है, मर गया है,
तो ये इन सब के पास भी भैया लाइसोसोम रहेगा। आखिर इन सब के पास लाइसोसोम रहेगा कि नहीं रहेगा? सबके पास लाइसोसोम रहेगा। तो ये क्या करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम इसमें छिड़क देंगे सब। तो आप देखेंगे जब चोट लगता है ना तो घाव ऐसे भरता है, धीरे धीरे घाव भरता है। करीब क्या होता है, धीरे धीरे कम होते 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 खत्म हो जाता है। पर क्यों? क्योंकि वहाँ का लाइसोसोम मर गया था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वहाँ का लाइसोसोम खत्म हो जाता है, यानी कि होता है आपका लाइसोसोम। कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए हम लोग का जो आरबीसी होता है वो भी तो भैया खराब ही होता है। आखिर आरबीसी खराब होता है कि नहीं होता है? उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। तब ऊपर वाला सोचे कि आरबीसी को खत्म करने के लिए क्या किया जाए, लाइसोसोम से मारेंगे उसको, गड़बड़ हो जाएगा। काहे कि ब्लड बड़ी तेज दौड़ता है। पता चला यहाँ पर आरबीसी को बैठा दिए चौकीदार बना के। क्या कीजिए, यहाँ पर आरबीसी को चौकीदार बना के बैठा दिए। आरबीसी आपको क्या लाइसोसोम के यहाँ पर चौकीदार बना के बैठा दिए और इधर से आरबीसी गुजर रहा है। पता चला आरबीसी का ये वाला भाग क्या है, खराब है, बाकी सब सही है। क्या हो रहा है, बाकी सब सही है। तबले ये देख लगा इसको, रे आ रहा है तैयार रखना, जल पटेन जाए। तबले हेला बस छिड़का बस क्या हुआ, ये वाला खराब पार्ट आगे निकल गया, बड़ी का वाला मरा गया। बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, खराब हो जाएगा। तब ऊपर वाले ने कहा कि ना, ब्लड के लिए लाइसोसोम हम नहीं रखेंगे। तब क्या रखेंगे भैया, तब उन्होंने बनाया एस्पिलिन। क्या बनाया, एस्पिलिन। तो जो ब्लड खराब हो जाता है आरबीसी 120 दिन के बाद, वो एस्पिलिन में चला जाता है और एस्पिलिन क्या कर देती है, उसे तोड़ ताड़ के खत्म कर देती है। यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, एस्पिलिन को हम कहते हैं। किसे कहेंगे, एस्पिलिन को कहेंगे। आरबीसी का कब्र किसे कहेंगे, एस्पिलिन को हम कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं हम, एस्पिलिन को कहते हैं। यानी कि यह होता है आपका कोशिका। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार से होता है, एक होता है 70S और एक आपका होता है 80S। समझ रहे हैं कि नहीं? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर कौन सा हो जाएगा आपका राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, फिर केंद्र। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग समझेंगे लोग इसमें कौन कौन सा द्रव भरा होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।